हाय ऑल। आप लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि मैडम जब डेट निकल जाएगी तो आगे क्या करेंगे, यानी कि डिलीवरी की डेट जो ईडीडी मैंने आपको कई बार बताई है, आपकी 40 वीक्स की ईडीडी निकल गई, अब आप क्या करेंगे, या फिर 38 वीक्स हो गए, 39 वीक्स हो गए, दर्द नहीं आ रहा, रास्ता बंद है, तो क्या करेंगे। तो जो मैं फॉलो करती हूँ रेजीम, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ज़्यादातर डॉक्टर्स यही रेजीम फॉलो करते हैं और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं तो उसी का एक रिकैप समझ लो, या फिर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए नया वीडियो रहेगा। तो बेसिकली जब आपकी डेट निकल जाती है डिलीवरी की, या डेट बिल्कुल पास आ जाती है और आपको लगता है दर्द तो आ ही नहीं रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं रास्ता बंद है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए और बच्चे को क्या खतरा होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमने कई वीडियोस में डिस्कस करा है कि ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपकी एलएमपी अगर सही है, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड सही है, तो उसमें 9 मंथ्स एंड 7 डेज ऐड करके आपका ईडीडी बन जाता है। अगर आपकी एलएमपी सही नहीं है तो डॉक्टर आपको खुद बता देंगे भाई आपकी एलएमपी सोनोग्राफी से मैच नहीं हो रही। आपको टोटल सोनोग्राफी कितनी करानी चाहिए? 4। पहली सोनोग्राफी होती है डेटिंग स्कैन, जो कि आपके जैसे 15 से 20 दिन ऊपर हो गए, 6 से 8 हफ्ते हो गए, तो सबसे पहली सोनोग्राफी होती है 6 से 8 हफ्ते में, जिसमें पता चलता है बच्चे में धड़कन है कि नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं इतनी जल्दी सोनोग्राफी क्यों कर रहे हो, तीसरे महीने से पहले कौन करता है? इसलिए करते हैं कि भाई मान लो बच्चे में धड़कन नहीं है, बच्चे की डेथ हो गई किसी कारण से, या आपके डबल बच्चा है, एक बच्चे की डेथ हो गई, या 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये सारी बातें शुरू में पता चलती है, जिससे आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है। सेकंड स्कैन अगर पहला वाला बिल्कुल नॉर्मल है तो हम करते हैं 12 हफ्ते में, 12 से 13 हफ्ते के बीच में, जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं, जो कि डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए होता है। ये नॉर्मल आता है तो आगे जाके हम 20 वीक्स पे, 19-20 वीक्स पे एनॉमली स्कैन करते हैं। ये तीनों अल्ट्रासाउंड सब पेशेंट्स में करते हैं, चाहे उनकी कुछ भी एज हो, चाहे उनकी कोई भी हिस्ट्री हो, सब पेशेंट्स को ये 3 सोनोग्राफी तो करानी है। 20 वीक्स के बाद 28 वीक्स के अराउंड 7th मंथ में बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर्स ग्रोथ स्कैन करते हैं। कई लोग नहीं भी करते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस में अगर आप देखा जाए तो ये करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ स्कैन करने से कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल जाती है जो कि पेशेंट या डॉक्टर मिस आउट कर जाते हैं। तो 28 वीक्स में ग्रोथ स्कैन हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, तो 32-36 वीक्स के बीच में कलर डॉपलर हो जाता है। वो भी मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है डॉक्टर क्या प्लान कर रहे हैं। हो सकता है उनको लगे भी पेशेंट टाइम से नहीं आएगी तो एक बार मैं कर लूँ कलर डॉपलर, फिर उसको घर भेज दूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप 38 और 40 वीक्स के बीच में है तो उस समय आपका इंटरनल चेकअप होगा। इंटरनल चेकअप यानी कि रास्ता खुल रहा है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों के जो नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, हम सिजेरियन की बात नहीं कर रहे। तो जो नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं उनको 37 से 39 वीक्स के बीच में एक बार पर विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर पहला बच्चा है तो 38 के बाद करते हैं। अगर मल्टी है यानी कि 2-3 बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा हो चुका है, तो 37-38 वीक्स के बीच में कर लेते हैं। पता चल जाता है बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं, बच्चा कितना नीचे आ रहा है। उस समय कुछ नहीं होता है तो 40 वीक्स तक आराम से वेट करते हैं। किन केसेस में 40 वीक्स तक वेट नहीं करते? जिनमें रिस्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक मदर है, इंसुलिन पे है, बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, सोनोग्राफी में दिख रहा है कि बच्चा बहुत बड़ा हो रहा है, 3.5-4 किलो से ऊपर जा रहा है, ऐसे में हम 40 तक वेट नहीं करेंगे। या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फॉर एनी रीज़न, जब हमको लगेगा माँ या बच्चे को खतरा है तो हम 40 वीक्स तक वेट नहीं करेंगे। आइडियली 40 तक वेट करना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो। 40 के बाद क्या करना है? 40 वीक्स हो गए, अब आपको लग रहा है यार मेरे को दर्द नहीं आ रहे, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी रास्ता नहीं हो रहा है, रास्ता खुल नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? तो एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर जो चीज करनी चाहिए वो है कलर डॉपलर। 40 वीक्स पे अगर आपको लग रहा है कि बच्चा फिक्स तो हो गया है, पहली बात तो बच्चे का फिक्स होना जरूरी है। अगर बच्चे का सिर फिक्स नहीं हुआ, अभी भी घूम ही रहा है इधर उधर, इसका मतलब ये बच्चा अनस्टेबल लाई में है। अनस्टेबल लाई यानी कि बच्चा फिक्स नहीं हो पा रहा है, चाहे जो भी कारण हो, चाहे उसके गले में कॉर्ड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पानी है अंदर, या फिर कई बार माँ की मसल्स जो पेट की होती है बहुत लूज होती है, तो इस वजह से बच्चा ठीक से फिक्स नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में सिजेरियन बेटर है। बट अगर बच्चा फिक्स हो गया, रास्ता नहीं खुल रहा है, पेशेंट को दर्द नहीं आ रहे, तो कलर डॉक्टर करा के देखना चाहिए कि बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रही है कि नहीं। यूट्राइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, ये सब चेक कर लेते हैं। नॉर्मल है, आराम से 7 दिन घर जाइए, सीटीजी करा लो अपना, एक जो एनएसटी करते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग बच्चे की धड़कन की, नॉर्मल है, घर जाओ। 7 दिन बाद भी अगर उस समय भी सेम कंडीशन है तो वापस डॉपलर होगा। डॉपलर में अगर कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ आई है, एनी टाइम अगर डॉपलर कहता है कि
बच्चे को ब्लड सप्लाई में कमी है तो फिर अपने को देखना है कि और वेट करना है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 38-39 वीक्स पे आ गया कि ब्लड सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अपन 1 हफ्ता और वेट कर सकते हैं, क्या पता दर्द आई जाए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हाथों हाथ सिजेरियन करेंगे। 40-41 वीक्स पे भी अगर लग रहा है कि डॉपलर में माइल्ड चेंजेस हैं, दर्द नहीं आ रहा, रास्ता बंद है, तो फिर सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इसी केस में 40-41 वीक्स पे आपको आता है कि कलर डॉपलर में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपका पर विजाइनल एग्जामिनेशन में डॉक्टर बोलते हैं कि इंड्यूस करने लायक है, यानी कि रास्ता खुलना शुरू हो गया, तो फिर डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे, क्योंकि आप इसमें इससे ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है। 40-41 वीक्स पे आप ऑलरेडी डेट्स क्रॉस कर चुके हैं, डॉपलर में चेंजेस आए ना आए, अगर आपका रास्ता खुल रहा है तो आपको एडमिट होकर करा लेना चाहिए, इंडक्शन करा लेना चाहिए। 41 के बाद तो वेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो 41 वीक्स यानी कि आपकी डेट से 1 हफ्ता ऊपर निकल गया, अब आप एडमिट हो गए इंडक्शन के लिए, आपको पेन नहीं आ रहा। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर के पास 2 तरीके होते हैं, इनफैक्ट 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि भाई आपकी विजाना में या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स, उसके अंदर कोई दवाई डाल दें, जेल डाल दें, टैबलेट्स डाल दें, जिससे कि आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाए। जब हम आपको अंदर से चेक करते हैं तो कई बार हम जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती है उसको फिंगर से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स यानी कि स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या करती है? आपके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है। बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, ये वही केमिकल मीडिएटर्स हैं आपके पीरियड्स के समय क्रैम्प्स लाते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ें तब भी करते हैं। तो जैसे ही रिलीज होंगी ये यूट्रस के अंदर क्रैम्प्स लाएंगे तो आपको पेन शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको अंदर से एग्जामिन करने का मेन रीजन ये होता है कि हम स्वीप करते हैं मेम्ब्रेन्स को। अगर हम 1 फिंगर या 2 फिंगर आराम से घुमाते हैं तो मेम्ब्रेन थोड़ी सेपरेट होती है, आपको हल्का सा ब्लड आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाते हैं। तो जब हम टैबलेट अंदर डालते हैं या जेल डालते हैं वो भी वही काम करती है। 3 से 4 घंटे या 6 घंटे बाद हम वापस चेक करते हैं। अगर लगता है सर्विक्स पतला हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, रास्ता थोड़ा खुल रहा है, तो उस समय हम आपका मेम्ब्रेन रप्चर करने की कोशिश करते हैं। मेम्ब्रेन रप्चर को बोलते हैं एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी यानी कि एमनियोन को रप्चर कर देना। इसका दूसरा नाम है ARM यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसको करने से भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, अंदर का फ्लूइड बाहर आ जाता है, बच्चा थोड़ा और नीचे सरक जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत प्रेशर चेंजेस थे जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से थे वो सब खत्म हो जाते हैं। तो अब बच्चा सीधे डायरेक्टली नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देते हैं आपको तीसरा तरीका यानी कि ऑक्सीटोसिन, जो कि ड्रिप में डाल के आपको पेन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपको पहले कितने बच्चे हुए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसके अकॉर्डिंग डोज देते हैं। ज़्यादा हाई डोज उन लोगों को नहीं देते जिनको ऑलरेडी 2-3 बच्चे हो चुके हैं, नहीं तो यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूट्रस के फटने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रीवियस सिजेरियन है, अगर आप प्रीवियस सिजेरियन तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो पहला वाला स्टेप था प्रोस्टाग्लैंडिन जेल या टैबलेट वो ना दें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें यूट्रस का रप्चर होने का चांस है। हम कोशिश करते हैं कि आपको अपने आप पेन हो जाए, वो तो बेस्ट है, नहीं तो हम आपकी एमनियोटॉमी कर दें यानी कि रप्चर कर दें मेम्ब्रेन्स का, और बाद में सिंटो दे दें। ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप में देते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये सारे तरीके अगर हम अपनाएंगे तो बच्चे को ना कोई खतरा होगा, ना बच्चा मेकोनियम पास करेगा। बहुत ही चांस की बात है कि कभी ऐसा हो जाए। अभी 3 दिन पहले रात में 10:30 बजे मेरे पास एक पेशेंट आई, मेरी खुद की 9 महीने की देखी हुई पेशेंट, 15 दिन पहले बोला था, या फिर हाँ 1 महीने पहले बोला था कि 15 दिन में आके दिखा दो, तो वो 15 दिन तो लेट आ गई, उसका डेट ऑलरेडी ओवरड्यू हो गया था। वो 40 वीक से 5 दिन ऊपर थी, उसको पेन आए और उसको हरा हरा पानी जाना शुरू हो गया, तब वो मेरे पास आई। बच्चा बच गया, भगवान की कृपा थी, क्योंकि हमारे पास टाइम से आ गए। पूरा मेकोनियम स्टेन बच्चा था, डेट्स ऊपर हो चुकी थी, उसको पेन आने शुरू हुए और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। बहुत चांस की बात है कि ऐसा हो गया। अगर उसकी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती और वो गांव में डिलीवरी कराने की कोशिश करती तो ना दाइयों को पता चलता, ना शायद वो जहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स में गए वहाँ पर शायद किसी को पता चलता कि क्या करना है। सिजेरियन की फैसिलिटी नहीं होती, टाइम से आ गए तो हमने हाथों हाथ उसका सिजेरियन कर दिया, क्योंकि रास्ता भी बंद था, तो किसी भी चांस से उसका नॉर्मल डिलीवरी होना नहीं था और ये बच्चा जान से चला जाता। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी विजिलेंट। आपकी डॉक्टर से पूरी बात करिए, पूरी बात समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल ये वीडियो बार बार देखिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि हमको ये जांचें करानी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए, और मेरे से पर्सनल कंसल्ट करने के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके आपको कंसल्टेशन विद डॉक्टर सोनल पे क्लिक करना है। थैंक यू वेरी मच।